जैसा कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे प्रियजन ने रीबर्थ लिया है। जैसा कि वाल्टर की जो पूरी रिसर्च रही, जो विश्व स्तर पर रिसर्च रही, उसमें हिंदू केस बहुत से हैं, मतलब हिंदुस्तान से जुड़े हुए केस बहुत से हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए केस भी बहुत से हैं, जिसमें क्योंकि धर्म का इस चीज़ पर ख़ास असर होता है। जैसे कि अब भारतीय समाज में अगर कोई बच्चा इस तरह का जिक्र करता है तो माता पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं, और कोई नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोग उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो बताए, वो और बताए। उसकी बातों पर विश्वास किया जाता है, वो उसकी बातों पर यकीन करके उसे प्रोत्साहित किया जाता है कि वो और जानकारी दे। जब ऐसा होता है तो बच्चे थोड़ा और खुल के जानकारी देते हैं, और उनका जो एक डर होता है कि सब लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, वो डर नहीं होता। जैसे कि एन फ्रेंच के मामले में था, हमने देखा कि एन फ्रैंक और जब बार्बो के रूप में उसका रीबर्थ हुआ तो वो बच्ची सालों तक इस बात को किसी से शेयर ही नहीं कर पाई, क्योंकि कोई उस पर बिलीव ही नहीं करता था, ना उसके माता पिता, ना उसके टीचर्स, ना उसकी फ्रेंड्स, कोई यकीन ही नहीं करता था। अब ये एक एक्सेप्शनल केस था। इस केस में जो एन फ्रैंक के यादें थीं बार्बो के मन में, वो बड़ी लंबी चली, लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र तक भी उसे सब कुछ याद था, काफ़ी लंबे अरसे तक याद था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ये तो एक ख़ास केस हो गया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली बच्चों को जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 2-2.5 के आसपास बच्चा बताना शुरू करता है, 3 के आसपास बताना शुरू करता है, जैसे जैसे वो 5-6 का होता है वो भूलने लगता है। और ख़ास तौर पे माहौल का बड़ा फ़र्क है। जब कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं होता तब तो बिल्कुल ही बच्चा भूलने लगता है, क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि वो जो कुछ है सपना है, भ्रम है। खुद बार्बो यहाँ पे कहती हैं कि अब जैसे उनकी आयु बड़ी हो गई है तो अब वो सब कुछ वो याद करती हैं बातें, तो उन्हें वो सपने जैसी लगती हैं। खुद बार्बो का ये कहना है। तो आप समझिए कि जो खुद इस परिस्थिति से गुजर रहा व्यक्ति होता है, वो खुद भी एक वक्त के बाद अपने ऊपर डाउट करने लगता है। ऐसे पे अगर कोई उसकी बातों पर ध्यान देने वाला ना हो, बचपन में ही हम उसे निगलेक्ट कर दें, उसे इस बात के लिए डांटा जाए, या बच्चा है कहानी बना रहा है, ऐसे ही झूठ बोल रहा है, ऐसे कहा जाए, तो बच्चा फिर सच को बताता भी नहीं है, अपने अंदर ही रखता है, और वक्त के साथ वो भूल भी जाता है। लेकिन भारतीय समाज में ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से भारतीय समाज में इस तरह के केस बहुत सारे हैं। अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमारे किसी प्रियजन ने रीबर्थ लिया है तो उसके मेन पॉइंट्स क्या रहे होंगे, क्या सिद्धांत क्या हैं रीबर्थ के। सबसे पहली चीज़ जो निकल के आती है वो है शारीरिक समानता। जैसे कि एन फ्रैंक और बार्बो का ही मामला है, उनके चेहरे में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, खासतौर पे उनका हड्डियों का स्ट्रक्चर, उनका फेस कट, ये बहुत सिमिलर है, और ये ज़्यादातर केस में देखा गया कि सिमिलर होता है। इसी तरीके से पूर्व जन्म की प्रतिभा भी ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि बार्बो और एन फ्रैंक दोनों ही बहुत ही विलक्षण प्रतिभा रखती थी, लिखने के मामले में बेहतरीन लेखिकाएँ थी दोनों ही। और इसी तरह से कुछ डर भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि अब बार्बो थी, वो बेवजह पुलिस वालों से, जब वो बच्ची होती थी तो बेवजह पुलिस वालों से डरा करती थी। जब भी कोई वर्दी पहने व्यक्ति दिख जाता था तो वो डर के अपने घर में भाग जाया करती थी। क्यों? क्योंकि वो जो एन फ्रैंक के साथ नाजी सैनिकों ने, और जो शिविर में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो सारे जो अनुभव थे वो बार्बो के सबकॉन्शियस माइंड में विद्यमान थे। तो रीज़न नहीं पता था उसे नहीं पता था क्यों डरती है वो पुलिस वालों से, लेकिन वो डर के भागा करती थी। और बाद में जो बार्बो ने खुद पुलिस की ट्रेनिंग लेने का फ़ैसला किया और पुलिस ऑफिसर बनने का जो निर्णय लिया, और लगभग 15 साल तक वो स्वीडन पुलिस में काम भी करती रही, तो वो इसीलिए क्योंकि जो ये डर था वो अपने इस डर पर काबू पाना चाहती थी। देखिए ये कितना ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपके अंदर अगर कोई डर है तो आज ही उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, वो नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर जैसे जैसे डर गहरा होता जाता है, इसके पीछे का तर्क हमें समझ नहीं आता, हम बेवजह डरते हैं। आज इसी बर्थ में अगर आपके अंदर कोई डर है, उस पर अगर आप काबू पाते हैं तो आपको कम से कम रीज़न तो पता है। आप सांप से डरते हैं तो आप क्यों डरते हैं, आपको कम से कम रीज़न तो पता है कि आपने किसी को सांप काटते हुए देखा था, या आपको सांप ने काटा था, या आपने सांप को देखा था, कुछ तो रीज़न पता है। नेक्स्ट बर्थ में अगर ये डर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप डरेंगे, लेकिन आपको रीज़न भी नहीं पता होगा। खैर, बार्बो एक समझदार लेडी थी, तो उसने अपने डर पे काबू पाने के लिए ही
खुद पुलिस ऑफिसर बनने का फ़ैसला लिया और उसने अपने इस डर पे काबू पाया भी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि हम आज ही अगर कोई डर है हमारे मन में तो उसके ऊपर काम कर लें। सिर्फ इतना नहीं है, बारबो को शावर लेना भी पसंद नहीं था। ये इसकी भी वजह नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ये चीज़ भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में एन फ्रैंक की बर्थ से चली आ रही है और उसे रीज़न नहीं पता। उसके पीछे का रीज़न ये था कि नाजी लोग पानी की बजाय जहरीली गैस भरकर शावर में लोगों को उनको मृत्यु प्रदान करने के लिए उस जहरीली गैस का प्रयोग किया करते थे। एक साथ बहुत सारे लोगों को एक रूम में बंद करके शावर चला दिया जाता था जिसमें से जहरीली गैस निकलती थी और बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मृत्यु को प्राप्त होते थे। तो वो जो एक तरह से बहुत सारे लोग जो बच जाते थे वो फिर तड़पते थे, फिर उनको दोबारा, तो मतलब कुल मिला के एक प्रक्रिया थी टॉर्चर की। तो वो जो जहरीली गैस की वजह से तकलीफ़ झेली थी एन फ्रैंक ने, उसकी यादें बारबो के सबकॉन्शियस माइंड में थी, इसलिए वो कभी शावर लेना पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, इसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं समझ आता था। इसी तरीके से कुछ भूगोलिक स्मृतियाँ, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई फ़ोन नंबर है, आपको फ़ोन नंबर ना भी याद रहे, लेकिन अगर आपने बार बार आपने डायल किया है ना उस नंबर को, बहुत बार डायल किया है, आप दिन में 3-4 बार रोज़ उस नंबर को डायल कर लेते हैं, महीनों से डायल कर रहे हैं, तो चाहे आपको वो नंबर याद ना भी रहे तो भी आपकी उंगलियां जैसे ही कीपैड पे जाएंगी तो वो ऑटोमेटिक सही नंबर पर उंगलियां जाएंगी, सही नंबर प्रेस करेंगी। ये हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन देखिए हमारी उंगलियों तक की मेमोरी है। आपकी यादों से अगर वो नंबर निकल भी गया है, याद भी नहीं है, तो भी आप सही नंबर टाइप करेंगे अगर आप उस नंबर को हर रोज़ कई बार कई महीनों से टाइप करते आ रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से जो भौगोलिक स्मृतियां हैं वो भी ट्रांसफ़र होती हैं। अब जैसे कि नक्शे बदल जाते हैं, इलाके बदल जाते हैं, 10-20 सालों के अंदर तो भौगोलिक परिस्थितियाँ जो होती हैं वो बदल जाती हैं। लेकिन जैसे आप जिस रास्ते पे रोज़ चलते हैं, जो आपका घर है, जहाँ से आप हर रोज़ अपने स्कूल जा रहे हैं, हर रोज़ आप बाज़ार जा रहे हैं, हर रोज़ आपके कदमों को रास्ता याद हो गया। अब उसके आस पास की दुनिया कितनी मर्जी बदलती रहे, कितनी मर्जी वहाँ नई चीज़ें का निर्माण हो जाए, आपको याद भी ना रहे वो गलियाँ, लेकिन आपके कदमों को याद है, आपके कदम अपने आप बिल्कुल सही दिशा में चलेंगे। इसी तरीके से जो भौगोलिक स्मृतियाँ होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। समझ लीजिए जैसे कदमों को याद है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि उंगलियों की एक मेमोरी है, उंगलियों को नंबर याद है, आप भूल भी गए ना तो भी आपकी उंगलियां सही नंबर पे जाके प्रेस करेंगी। इसी तरीके से आपके कदम, आप पास्ट बर्थ में जिस स्थान पर आप बहुत आते जाते रहे हैं, बहुत घूमते रहे हैं, आपके कदमों को याद है, कितना मर्जी उस स्थान में परिवर्तन हो जाए, आप सही दिशा में चल के सही स्थान पर पहुंचेंगे। जैसा कि इस केस में भी एन फ्रैंक और बारबो के केस में भी हुआ। बारबो इतने सालों बाद कितनी बदल गया होगा ना वो स्थान, छोटी छोटी गलियों से होती हुई अपने माता पिता को सही स्थान पर ले आई, जबकि वहाँ भौगोलिक रूप से बहुत परिवर्तन आ चुका था फिर भी। अब जैसे कि धर्म है, राष्ट्रीयता है, जाति है, इसके संबंध में कितने ज़्यादा हमारे अंदर नफ़रतें भरी हुई हैं एक दूसरे को लेके। अगर इस हकीकत से सब लोग वाकिफ़ हो जाएं कि कुछ भी हो सकता है, आज आप हिंदू हैं, आप मुसलमान से नफ़रत कर रहे हैं, या आप मुसलमान हैं, आप हिंदू से नफ़रत कर रहे हैं, कल आप खुद भी मुसलमान या हिंदू बनकर पैदा हो सकते हैं, आप ईसाई बनकर पैदा हो सकते हैं। अब एन फ्रैंक यहूदी थी, वो अगले बर्थ में ईसाई बनकर पैदा हुई। अगर ये बात पता होती उस समय के जो शासक थे, अगर उन्हें ये बात पता होती तो शायद ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो कुछ भी नाजियों ने किया, यहूदियों के प्रति गलत व्यवहार किया, वो सब गलत व्यवहार ना होता ना। अगर उन्हें ये पता होता कि ये सारी इंसानी बनाई चीज़ें हैं, धर्म, राष्ट्रों की सीमाएं, ये मेरा है, ये राष्ट्र तेरा है, ये सब सीमाएं, ये सब कुछ तो इंसानों का बनाया हुआ है, कुदरत का बनाया हुआ नहीं है। तो इस चीज़ में कभी भी परिवर्तन हो सकता है। बल्कि मेरे को यहाँ पर ब्रायन विज की एक लाइन याद आ रही है, पता नहीं डॉक्टर न्यूटन ने कही थी या ब्रायन विज ने कही थी, किसी ने तो कही थी इन दोनों में से, कि सबसे आसान तरीका है किसी धर्म विशेष में या किसी विशेष चीज़ में पैदा होने का कि आप उस चीज़ से बेइंतहा नफ़रत करनी शुरू कर दीजिए। तो
तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे कि आपका बर्थ उसी रूप में हो। शायद ये बात ब्रायन विज ने कही थी। उन्होंने इस केस में ये कही थी कि एक लड़की जो कि ईसाई थी और मुस्लिमों से शायद नफ़रत करती थी, या मुस्लिम थी तो ईसाइयों से नफ़रत करती थी, ऐसा कोई केस था। तो वो खुद एक जन्म में मुस्लिम थी, दूसरे जन्म में ईसाई बनी। तो उसे अगर ये बात वो उसी बर्थ में जानती कि मैं किसी भी रूप में जन्म ले सकती हूँ, तो शायद वो जब मुस्लिम बन के जब वो ईसाइयों से नफ़रत करती थी तो वो नहीं करती। अगर वो नफ़रत नहीं करती तो ये भी हो सकता था कि ये कुदरत उसे ईसाई रूप में जन्म देती ही ना, ये भी हो सकता था। तो यहाँ पे ब्रायन विज का कहना है कि सबसे आसान तरीका है किसी चीज़ में, किसी विशेष परिस्थिति में जन्म लेने का, कि आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करनी शुरू कर दीजिए, तो ये कुदरत आपको उस चीज़ के करीब लेकर जाएगी। अब अगर सुन्नी ये बात जान जाएं कि वो किसी भी जन्म में शिया बन के पैदा हो सकते हैं, या शिया ये बात जान जाएं कि वो सुन्नी बनकर पैदा हो सकते हैं, तो क्या इन दो धर्मों के बीच में झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। अगर लोग पुनर्जन्म की इस थ्योरी को समझने लगें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप सोल्व हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज़ तो धर्मों के प्रति जो नफ़रतें हैं, जो हमारे अंदर जो ऊंच नीच की भावनाएं भी हैं, ऊंची जात नीची जात ऐसे वाली जो भावनाएं भी हैं, ये सब बिल्कुल जड़मूल से समाप्त हो जाएंगी। बिना कोई नियम कायदा कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप दिलों से ख़त्म हो जाएंगी, तब जब हम इस रीबर्थ की थ्योरी को अच्छे तरीके से समझेंगे। अब इसी तरीके से जो विशेष स्थान समय है वो भी महत्व रखता है। जैसे कि यहाँ पर वर्षगांठ का जिक्र किया गया है कि बारबो के केस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो लगभग उसी समय अवधि के दौरान घटी, जैसे कि एन फ्रेंच के केस में हुआ। यहाँ पर वाल्टर नोट करते हैं कि बारबो की जो पहली पुस्तक थी वो बारबेसल्स स्विट्ज़रलैंड में उनके घर के निकट ही उसी शहर में उस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। ये वो जगह थी जहाँ पर एन फ्रैंक रहती थी, और एन फ्रैंक के पिता ऑटो फ्रैंक उनका नाम था, वो अपनी मृत्यु तक उसी घर में रहे, उसी स्थान पर रहे, और अपनी बेटी की डायरी को, जो डायरी में बच्ची ने संदेश लिखे थे एन फ्रैंक ने, उसको फैलाने का काम करते रहे। और इसी तरीके से बेसल ही वो जगह है जहाँ पर एन की जो डायरी थी उसको अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों को जो प्रकाशित किया गया था उसके विषय में कार्य करने के लिए उस पुस्तक को आधार बनाया गया था। इसी प्रकार जो एन फ्रैंक की जो जीवित रिश्तेदार कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, एलियास, ये एक मित्र थे एन फ्रैंक के, वो भी वहीं रहते थे, उसी स्थान पर रहते थे बारबेसल में जहाँ पर बारबो की पहली पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। तो कहीं ना कहीं स्थान भी मायने रखते हैं, वरना कोई मतलब नहीं बनता था कि बारबो का इस स्थान से उसका कनेक्शन जुड़ने का, लेकिन जुड़ा। एन फ्रैंक का जिस स्थान से ताल्लुक़ था उस स्थान से ताल्लुक़ बारबो का भी बना उसकी पुस्तक के माध्यम से। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। शायद शहर और घटनाएं और समय जिस समय चक्र में वो घटी हैं, ये चीज़ भी नेक्स्ट बर्थ में उसी समय के आसपास कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उसी स्थान के आसपास घटित होती हैं। जैसे कि मैंने एलियास का जिक्र किया, जो कि उनके कज़न भी थे, एन फ्रैंक के कज़न भी थे और बहुत बेहतरीन दोस्त भी थे। तो देखिए, जो उसके पास्ट बर्थ का एक जीवित निकट संबंधी था एन फ्रैंक का, उसका भी बारबो के जीवन में एक छोटा सा रोल था। एक तरह से पुनर्जन्म के माध्यम से रिश्तों में नवीनीकरण हो रहा था। मतलब बारबो एक नया बर्थ ले चुकी है, लेकिन एन फ्रैंक का जो निकट संबंधी था, बारबो से भी उसका रिलेशन जुड़ा। वो कैसे जुड़ा? वो ऐसे कि जो एलियास थे, इसी पुस्तक के प्रकाशन के दौरान, इसी पुस्तक के प्रकाशन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा एलियास का, और इसी के दौरान उनकी मुलाकात भी हुई बारबो से। ये जो ऑटो फ्रैंक, जो एन के पिता थे, वो जिस एकाग्रता शिविर में उनको, जहाँ पे वो रहे थे, जहाँ से उन्हें रिहा किया गया था, उसके बाद वो स्विट्ज़रलैंड से एलियास के साथ रहने के लिए आ गए थे, और ऑटो फ्रैंक की मृत्यु होने तक वो एलियास के साथ ही रहे।
और बाद में जो एन फ्रैंक का जो फाउंडेशन है उसके अध्यक्ष भी बने। आप एक तरह से कह सकते हैं कि रिश्तों का पुनर्मिलन हुआ, और सिर्फ पुनर्मिलन नहीं हुआ बल्कि वजह भी बना। जैसे बारबोक की कार्य को आगे बढ़ाने में इलियास वजह बना। शायद ये पास्ट का कुछ होगा, क्योंकि दोनों में पहले से ही बहुत गहरी मित्रता थी। एन फ्रैंक में और इलियास में बहुत गहरी मित्रता थी उन दोनों के बीच में। तो वो चीज़ भी इस बर्थ में जब बारबो आई तो इलियास, जो कि पास्ट बर्थ में उसका बहुत करीबी दोस्त रहा, इस बर्थ में भी उसने रोल प्ले किया। जबकि उम्र का तो एक लंबा फासला रहा होगा। वो इलियास तो शायद उसके दादा समान आयु के रहे होंगे बारबो के लिए, या पिता समान आयु के रहे होंगे, बहुत बुजुर्ग रहे होंगे कंपैरेटिवली बारबो के। लेकिन फिर भी उन्होंने रोल प्ले करा, बारबो की लाइफ में एक दोस्त की तरह ही रोल प्ले किया। जो लोग बारबो की इस कहानी को बारबो की ही ज़बानी सुनना चाहते हैं कि उसने एन फ्रैंक के रूप में जो भी समय व्यतीत किया, इलियास के साथ उनका एक इंटरव्यू है जो उसकी डिटेल वीडियो उपलब्ध है। इसे आप www.reincarnationresearch.com वेबसाइट पर ये वीडियो उपलब्ध है। इसके अलावा एक बहुत उनका वायरल वीडियो है एविडेंस ऑफ रीइंकार्नेशन, इसमें भी आप बारबो को देख सकते हैं। इसी तरह के अन्य बहुत सारे केस हैं जिसके आधार पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब रीबर्थ होते हैं तो वो किस आधार पर क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इनका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर इस लिंक के माध्यम से आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। ये छोटा सा सहयोग मुझे आप सभी से मिलेगा, इसकी मुझे उम्मीद है। इस वीडियो के विषय में आपकी जो भी राय है प्लीज़ उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा